हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सक्सेस आइकन चैनल पर, जहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशंस की सीरीज़ करवा रही हूँ। इसमें मैं कवर करूँगी एनसीईआरटी फ्रॉम द 6th to 10th क्लास, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आप एनसीईआरटी की इजी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में। और क्योंकि आपके स्कूल्स अभी ऑलमोस्ट 15 अगस्त तक नहीं खुलने वाले, तब तक आप मेरे चैनल के थ्रू अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं करंट में जो एनसीईआरटी को कवर कर रही हूँ वो है 7th क्लास की एनसीईआरटी साइंस, जिसमें हमने 9th चैप्टर तक पूरा पढ़ लिया है और 10th चैप्टर जो है उसका मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया है, जो कि क्या है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। और अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाकर देखिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एनसीईआरटी को समझने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले 6 दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, बिकॉज़ मैं थोड़ा बाहर गई थी, इस वजह से बहुत ज़रूरी काम था, इस वजह से। नहीं तो मैं अपनी जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करती। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे काम आते जाते रहते हैं, लेकिन हम फिर से शुरू करते हैं उसी जोश के साथ हमारा चैप्टर का 10th का पार्ट 2। अब देखो, हम पहले पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि उसमें हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था। पार्ट 1 में हमने काय के बारे में पढ़ा था, रेस्पिरेशंस और इन ऑर्गेनिज्म की जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। ठीक है, तो हमने उसमें क्या देखा था कि जो हमारे जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो रेस्पायर करते हैं। आपके जो हर एक बॉडी के जो छोटा से स्मॉलेस्ट सेल है वो क्या करता है, रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है ना। जैसे कि हम देखते हैं, अगर हमारे पैरों की जो स्किन है, बोलते हैं कि ये स्किन डेड हो चुकी है, मतलब कि उस पार्ट ने रेस्पायर करना बंद कर दिया है, इसलिए वो हम बोलते हैं कि ये जो स्किन है वो डेड हो चुकी है, इसकी वजह से वो निकल जाती है ना, पैरों की जो स्किन रहती है। तो उसी प्रकार से हर एक जो सेल है वो रिस्पायर करता है, उसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हम फूड इनटेक करते हैं वो ग्लूकोज जो है उसको ब्रोक करती है ऑक्सीजन, जो हम रेस्पिरेशन के थ्रू लेते हैं, और वो काय में कन्वर्ट करती है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है उसको वो क्या करती है, बाहर निकाल देती है। हमने 2 प्रकार के और रेस्पिरेशन पढ़े थे, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें हम ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 2 प्रकार के रेस्पिरेशन पढ़े थे, और किस प्रकार से जो रेस्पिरेशन है वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, और वो एनर्जी हमें हेल्प करती है वर्क करने में, है ना। मसल्स जो होती हैं वो हमारी रेस्पिरेशन करती हैं एनाएरोबिकली। कभी कभी अगर हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी में क्रैम्प्स बन जाते हैं। वो किस वजह से बन जाते हैं कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो लिमिटेड रहती है, लेकिन जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट, एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से वहाँ पे क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, तो वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, फिर अब हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग के बारे में। हमने पिछली जो पार्ट है उसमें हमने थोड़ा सा देख लिया था ब्रीदिंग प्रोसेस को। क्या होता है ब्रीदिंग प्रोसेस, आप इनहेल करते हैं एक बार और एक बार एक्सहेल करते हैं, दैट इज वन टाइम ब्रीदिंग प्रोसेस। मतलब व्हेन यू टेक ऑक्सीजन एंड respire back, that is the one breathing। ओके, सो ये होती है ब्रीदिंग प्रोसेस। क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे और एक बार हम क्या करेंगे, उसको एक्सहेल करेंगे, तो उसका जो ब्रीदिंग रेट है उसको क्या गिना जाता है, मतलब द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज अ ब्रीदिंग रेट। मतलब कि बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन को हम काउंट करते हैं एज अ ब्रीदिंग रेट। ठीक है, और ब्रीदिंग रेट कैसा होना चाहिए एक पर्सन का। अब देखो, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम नॉर्मली बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, या फिर नॉर्मली वॉक कर रहे हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट कैसा होगा, स्लो होगा। वहीं अगर हम फास्ट दौड़ लगा रहे हैं, स्टेयर
स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो हमारा ब्रीदिंग रेट कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, है ना। हम हफाने लगेंगे, हम बहुत तेज तेज सांसें लेने लगेंगे। ऑन द अदर हैंड जब हम एकदम लाए डाउन होंगे बेड पर, हम सो रहे होंगे, तो हमारा ब्रीदिंग रेट कैसा होगा, एकदम नॉर्मल होगा। तो हमारे बॉडी की वर्किंग के हिसाब से हमारा ब्रीदिंग रेट चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, इसमें आपको फिल करना है कि अगर आप नॉर्मल पोजीशन में हैं तब आपका ब्रीदिंग रेट कितना है, जब आप वॉक कर रहे हैं, है ना, तब आपका ब्रीदिंग रेट कितना है, जब आप फास्ट रनिंग कर रहे हैं तब कितना है, और जब आप नॉर्मली रेस्ट कर रहे हैं तब आपका ब्रीदिंग रेट कितना है। तो ये सब आपको उधर उस टेबल में फिल करना है, दैट इज़ योर क्लास वर्क। फिर उसके बाद हमने देखा था कि ऑन एन एवरेज एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ्स इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट। एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग 15 से 18 बार ब्रीथ इन एंड आउट करता है 1 मिनट में। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट। While we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breaths and thus inhale more oxygen। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन का इनहेलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज। डज दिस एक्सप्लेन वाई वी फील हंग्री आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी। अब क्या होता है कि आपका जो, अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो हाई हो जाता है, इसकी वजह से ब्रेक डाउन ऑफ फूड ज़्यादा जल्दी होता है और एनर्जी का रिलीज़ भी बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। तो इसकी वजह से हमारा जो बॉडी है वो क्या करता है, डिमांड करता है फूड की, ग्लूकोज की, है ना, एनी टाइप ऑफ ड्रिंक की। व्हेन यू फील ड्राउसी डज योर ब्रीदिंग रेट स्लोज डाउन। जब आप ड्राउसी फील करते हैं, मतलब जब आप बहुत वीक फील करते हैं, तो आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है ना। आपने देखा होगा कभी आप बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं तो आपका धीरे धीरे आपको ऐसा लगता है कि आपको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। और अभी तो प्रेजेंट जो सिनेरियो है वर्ल्ड का, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप सुन रहे होंगे न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ चैनल्स में, हर जगह ब्रीदिंग के बारे में बहुत ज़्यादा ब्रीफिंग दी जा रही है। आपको कैसे अपने रेस्पिरेशन सिस्टम को अच्छा रखना है इसके बारे में बताया जा रहा है बार बार डॉक्टर्स के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा। सो ये सारी चीज़ें ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होती हैं। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे ब्रीद करते हैं, ठीक है। मैंने आपको पिछली बार बताया था, मैं आपको सिर्फ यहाँ डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ कि हम कैसे ब्रीद करते हैं। पहले हम अपने नेज़ल पैसेज से क्या करते हैं, इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को, जो कि यहाँ से होते हुए फेरेंक्स ट्रैकिया के थ्रू होते हुए कहाँ पर जाता है, लंग्स में जाता है, ठीक है। लंग्स हमारे क्या करते हैं, हमारा चेस्ट का जो साइज़ है वो एक्सपैंड और क्या होता है, अब अपने आप को नैरो कर लेता है और एक्सपेंड कर लेता है, ठीक है। जब हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं तो क्या होता है, हमारा चेस्ट ब्रॉड हो जाता है, और जब हम उसको एक्सहेल करते हैं तो वो नैरो हो जाता है, ठीक है। और हमारे लंग्स काय के अंदर, रिब्स के अंदर रहते हैं, ताकि वो जो भी बाहर का कोई भी फोर्स लगे या किसी भी वजह से वो क्या ना हो, हार्म ना हो। और नीचे एक बेस रहता है डायाफ्रागम, जो कि अपना साइज चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू द इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ द लंग्स। द एयर अराउंड अस हैज़ अ वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड particles such as smoke, dust, pollens, etc. When we inhale, all the particles get trapped in the hairs present in our nasal cavity. However, sometimes these particles may get past the hair in the nasal cavity, then they irritate the lining of the cavity, as a result of which we sneeze. Sneezing expels these foreign particles from the inhaled air and thus free clean air enters our body. See what happens, अगर जब भी हमने पढ़ा था कि जो एयर है वो वो सिर्फ एक प्रकार, सॉरी, देखो जो एयर है वो
कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है ना, उसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, डस्ट पार्टिकल्स भी है। और कभी कभी हम देखते हैं कि जो डस्ट का कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, हम जब इनहेल करते हैं तो वो डस्ट पार्टिकल भी ऑक्सीजन के साथ हम इनहेल कर जाते हैं। तो वो जो हमारे नेज़ल कैविटी में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं वो काहे का काम करते हैं, एज अ प्यूरीफायर। वो क्या करते हैं, उन डस्ट पार्टिकल्स को वहीं रोक लेते हैं और जो एयर है वो अंदर चली जाती है। और आपने देखा होगा कि आपको जब सर्दी होती है तो आपको बहुत ज़्यादा नोज़ी आती है, तो वो काहे की वजह से, क्योंकि ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये आपके अंदर चले जाते हैं। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आप स्नीज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो डस्ट है वो उस रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो आपको मास्क लगा के रखना चाहिए अगर आप ऐसी किसी एरिया में जा रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट है, ताकि डस्ट पार्टिकल्स आपके नाक के अंदर ना जाएं और आप अपने आप को बचा के रख सकें इन फॉरेन एलिमेंट से, क्योंकि इनसे आपको बीमारियाँ भी हो सकती हैं, ठीक है। देन टेक अ डीप ब्रीथ, मेज़र द साइज ऑफ योर चेस्ट। अब देखो ये एक्टिविटी है, इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से हमारे जो लंग्स हैं वो काम करते हैं। टेक अ डीप ब्रीथ, मेजर द साइज ऑफ योर चेस्ट विद द मेजरिंग टेप एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल 10.2. Measure the size of the chest again when expanded and indicate which classmate shows the maximum expansion of the chest. अब ये एक प्रकार की एक्टिविटी है, इसमें आपको बताया गया है कि आप मतलब ये कंपटीशन जैसा है कि आप जब क्लास में खेल सकते हैं, ये क्लास वर्क के जो तरह है कि आप एक कंपटीशन करवाइए कि सबसे ज़्यादा चेस्ट को एक्सपेंड कौन कर सकता है क्लास में। तो एक फ़न टास्क की तरह हो सकता है, जो कि काफ़ी मज़ा आएगा, ये आपके क्लास वर्क एक्टिविटी में इंक्लूड हो जाएगा। टू अंडरस्टैंड एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस। अब देखो ये यहाँ पे एक प्लास्टिक की बॉटल के एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक्टिविटी 10.5। टेक अ वाइड प्लास्टिक बॉटल, रिमूव द बॉटम, गेट वाई शेप्ड ग्लास और द प्लास्टिक ट्यूब, make the hole in the lid so that the tube may pass through it. To the forked end of the tube, fix two deflated balloons. Introduce the tube into the bottle as shown. Now cap the bottle, seal it to make the airtight. To open the base of the bottle, tie a thin rubber or the plastic sheet using a larger rubber band. See, ये यहाँ पर हमने एक्टिविटी किया। आप एक प्लास्टिक बॉटल लीजिए, उसका नीचे का जो बेस है उसको हटा दीजिए और एक कोई भी पाइप या फिर रबर उसको आप ऐसे डालिए उसके अंदर से, उसके नेज़ल कैविटी मतलब उसके मुंह के यहाँ से। और ये देखो जिस प्रकार से इन्होंने एक लंग्स की तरह बना दिया है, ठीक है। और नीचे आप यहाँ पे रबर शीट को लगा दीजिए। अब देखो, टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड। अब ये जो रबर शीट है आप इसको नीचे की तरफ खींचेंगे, देन क्या होगा, वॉट द बलून नेक्स्ट, पुश द रबर प्लास्टिक शीट अप एंड ऑब्जर्व द बलून। जब ये रबर शीट को आप नीचे की तरफ खींचेंगे तो क्या होगा, जो ये बलून लगे हुए हैं ये प्लास्टिक पाइप में, ये क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे, ठीक है। और जब आप उसको अंदर की तरफ पुश करेंगे तो ये जो बलून से ये क्या हो जाएंगे, फिर से अपना वही जो पुराना शेप है उनका नैरो हो जाएंगे, ठीक है, फिर से वो पिचक जाएंगे। तो ये क्या शो करता है, इस प्रकार से हमारे लंग्स वर्क करते हैं। जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो लंग्स क्या होते हैं, अब आपके एक्सपेंड करते हैं, और जब आप ऑक्सीजन को बाहर फेंकते हैं तो जो लंग्स हैं वो क्या करते हैं, वो नैरो हो जाते हैं। देन व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। अब हम क्या ब्रीथ आउट करते हैं, देखो ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपको अभी तक तो समझ में ही आ गया होगा। लेट्स सी ये एक्टिविटी क्या कहती है। टेक अ सिलेंडर, क्लीन ट्यूब or a glass plastic bottle, make a hole in its lid and fix it on the bottle. Pour some freshly prepared lime water
In the hole, insert the plastic straw through the hole in the lid in such a way that it dips in the lime water. Now blow gently through the straw few times. अब देखो आपको क्या करना है कि एक क्लीन टेस्ट ट्यूब लीजिए और उसमें आप लाइम वाटर को भर दीजिए, ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर को भर दीजिए और एक स्ट्रॉ लीजिए, आप उसके अंदर डालिए और फिर क्या करना है, आपको धीरे से उसमें ब्लो करना है, मतलब फूकना है. इज़ देयर एनी चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द लाइम वाटर, कैन यू एक्सप्लेन. जब आप उसको फूकेंगे तो जो लाइम वाटर है वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, ठीक है. लाइम वाटर आपका कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा. तो इसमें क्या होगा कि क्या शो करेगा कि जो आपने मतलब जो आपने ब्लो किया है, मतलब फूंक लगाई है, उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, लाइम वाटर को कैसा टर्न कर देती है, मिल्की टर्न कर देती है. यू आर अवेयर दैट एयर बी इनहेल एंड एक्सेल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. What do we exhale? Do we exhale only carbon dioxide or a mixture of gases along with it? क्या हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड अकेला एक्सेल करते होंगे या फिर उसके साथ गैसेस के मिक्सचर को. यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट यू एक्सेल ऑन द मिरर अ फिल्म ऑफ मॉइस्चर अपीयर्स ऑन इट. देखो जब हम एक्सेल करते हैं तो साथ साथ थोड़ा सा मॉइस्चर, वाटर वेपर्स भी साथ आते हैं ना. अगर हम मिरर्स पर फूंकते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर धुंधला सा हो जाता है वो. अगर हम ठंड के मौसम में आप देखेंगे कि आप अगर किसी भी आपके उसके कांच पर, विंडो के कांच पर आप फूंक लगाएंगे तो वहाँ पे आपको ऐसा वाटर वेपर्स जम जाते हैं. तो क्या होता है, आप जब एक्सेल करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या भी अपने अंदर रखता है, वाटर वेपर्स भी वो बाहर छोड़ते हैं. द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इन द इनहेल्ड एंड एक्सेल्ड एयर. अब देखो लंग्स आपके 21% ऑक्सीजन को लेते हैं और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है. और एक्सेल जो एयर करते हैं उनमें 16.4% ऑक्सीजन प्लस 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. अब उसके बाद आ जाता है, अब हमने ये प्रोसेस पढ़ ली कि किस प्रकार से ह्यूमन बींग्स इनहेल और एक्सेल करते हैं, किस प्रकार से रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है ह्यूमन बींग्स में. एंड प्लीज़ बी अवेयर ऑफ द योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. आप अपने रेस्पिरेशन को अच्छा रखिए, अच्छी खुली हवा में सांस लीजिए, मॉर्निंग वॉक में जाइए तो आपका जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा. और डस्ट पार्टिकल्स और इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचा कर रखिए, तो जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा. क्योंकि अभी जो ये पैंडेमिक है वो एक तरीके से हम देखते हैं कि ये रेस्पिरेटरी पैंडेमिक है ना, इसमें आपका रेस्पिरेशन सिस्टम अफेक्ट होता है. सो आई एम advising you to please be safe and please inhale fresh and हेल्दी एयर और मॉर्निंग वॉक करिए, अच्छी खुली हवा में सांस लीजिए, जितना ज़्यादा हो सके ये पल्यूटेड जो एयर होती है उससे बचिए, है ना. जो ट्रैफिक में जो एयर होती है उससे बचिए. हमेशा अपने मास्क लगा कर रखिए ताकि अनवांटेड डस्ट पार्टिकल्स आपके अंदर ना जा सके, क्योंकि जो अनवांटेड डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं रीज़न होते हैं डिसीज़ का. अगर आप देखें, जो अगर आप धूल या मिट्टी आपके अंदर चली जाती है तो आपको जुकाम हो जाता है ना. तो ये अनवांटेड पार्टिकल्स की वजह से आपका रेस्पिरेशन सिस्टम बहुत ही वीक हो सकता है ना. सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ डिसीजेस एंड मेक योर सेल्फ सेफ एंड हेल्थी. सो चलो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्रीथिंग इन द अदर एनिमल्स. अब दूसरे जो एनिमल्स हैं वो भी सर्वाइव करने के लिए ऑब्वियसली ब्रीथ करते होंगे. एनिमल्स सच एज एलिफेंट, लायन, काउ, गॉट, फॉक्स, lizard, snake, bird have lungs in their chest cavities like the human beings. जैसे human beings के पास 2 lungs होते हैं, वैसे ही जो अलग अलग organisms हैं उनके पास हम देखते हैं 2 होते हैं, 4 होते हैं. कितने lungs होते होंगे? Let's see. How do these organisms breathe? Do they have lungs like those of the human beings? क्या उनके पास भी lungs होते होंगे human beings की तरह?
Let us find out. Cockroach. A cockroach has a small opening on the side of its body. Other insects also have similar opening. These openings are called spiracles. Insects have networks of air tubes called trachea of gas exchange. Oxygen-rich air rushes through spiracles into the tracheal tube, diffuses into the body tissue and reaches every cell of the body. Similarly, carbon dioxide from the cells goes into the tracheal tubes and moves out through the spiracles. These air tubes or trachea are found only in the insects and not in any other group of animals. अब देखो, अगर हम कॉकरोच की बात करें, देखो अब पहले मैं आपको फ़िश का एग्जांपल दूंगी क्योंकि आप अवेयर हैं फ़िश का ब्रीदिंग सिस्टम से कि वो कैसे सांस लेती है, अपने गिल्स को यूज़ करती है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो वैसे ही कॉकरोच जो है उसकी बॉडी के साइड में, ये देखो, ये एक इसका जो पिक्चर है उसमें आपको यहाँ पे ट्रैकिया दिख रहा होगा, ये साइड में एक ओपनिंग होती है और दूसरे अदर इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास भी सिमिलर ओपनिंग होती है जहाँ से वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं। इस ओपनिंग को हम स्पायरकल्स बोलते हैं और इनका जो नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स है उसको बोला जाता है ट्रैकिया। जैसे हमारे रिब्स होते हैं वैसे इनके देखिए रिब्स की तरह हम इनके ट्रैकिया है। देन ऑफ गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन रिच एयर रसेस थ्रू स्पायरकल्स इनटू द ट्रैकियल ट्यूब, और ये जो ट्यूब्स होते हैं स्पायरकल्स के थ्रू ये ट्यूब्स में ऑक्सीजन जाती है एंड रीचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फिर उसी प्रकार से ट्रैकियल ट्यूब को होते हुए स्पायरकल्स के थ्रू बाहर आ जाती है। दीज ट्यूब्स और ट्रैकियल आर फाउंड, और ये जो ट्रैकियल और स्पायरकल्स हैं ये सिर्फ काय में पाए जाते हैं, इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, ना कि किसी और एनिमल में। अब हम अर्थवॉर्म के बारे में बात करते हैं। रिकॉल इन चैप्टर 9 ऑफ द क्लास 6 द अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। जो अर्थवॉर्म है वो काय से सांस लेते हैं, अपनी स्किन से सांस लेते हैं, ठीक है। उनके पास कोई लंग्स नहीं होते, कोई स्पायरकल्स नहीं होते, कोई ट्रैकियल नहीं होते, उनके पास वो अपनी बॉडी को ही यूज़ करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। द स्किन ऑफ द अर्थवॉर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग। आप कभी अर्थवॉर्म को टच करके देखेंगे या फिर आप उसे देखेंगे ही तो ही आपको लगेगा कि जो उसकी स्किन है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है ना। The frogs have a pair of lungs like human beings. They can also breathe through their skin, which is moist and slippery. जो फ्रॉग्स हैं वो भी अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं, लेकिन उनके पास लंग्स का पेयर भी होता है इंसानों की तरह, लेकिन दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लिपरी। अब हमने देखा कि जो अर्थवॉर्म है वो अपनी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है और जो फ्रॉग है वो भी अपनी स्किन को यूज़ करता है रेस्पिरेशन के लिए। दो वो उसके पास लंग्स के पेयर्स भी होते हैं लेकिन वो दोनों का ही इस्तेमाल करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। ब्रीथिंग अंडर वाटर। अब आप ये से तो बहुत अच्छे से अवेयर है कि किस प्रकार से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो ब्रीथ करते हैं अंडर वाटर। हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है और अब इस क्लास में भी पढ़ते हैं। कैन वी सर्वाइव इन द वाटर? आर देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन वाटर। हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर? देखो, अगर आप स्विमिंग करते होंगे तो आपने देखा होगा कि आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद आपका जो मुंह है वो बाहर निकालना पड़ता है फॉर ब्रीथिंग, लेकिन जो फिश और दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो हमेशा ही पानी के अंदर रहते हैं। मतलब जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन रहती है वो सफिशिएंट इनफ रहती है फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन अगर हम ह्यूमन बीइंग्स उस वाटर को गंदा कर देंगे, उसका ऑक्सीजन लेवल कम कर देंगे, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ब्रीथ करना और वो मर जाएंगे। इसलिए वी शुड टेक केयर ऑफ दिस, दैट वी शुड नॉट pollute our water bodies and take care of the aquatic animals because they are important part of our ecosystem, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो फिश है वो
ब्रीथ करती है। इन द क्लास 6 दैट गिल्स इन द फिश हेल्प्स दैम टू यूज़ ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन द वाटर। जो गिल्स होते हैं फ़िश के वो यूज़ करते हैं जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व रहती है वाटर के अंदर, उससे वो क्या करती है, रेस्पायर करती है। गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये गिल्स हैं जो फिश के, ये काफ़ी अच्छे से वेल मैनर्ड मतलब वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं। ये गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल से कनेक्टेड रहते हैं ताकि जो ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन जब ये इनहेल करें तो वो फिश का जो ब्लड है उसमें उसको सप्लाई कर सकें। ठीक है, अब देखो आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो फ़िश है, कॉकरोच है, ये किस प्रकार से ब्रीथ करते हैं ना। कॉकरोच किस चीज़ का यूज़ करते हैं, इंसेक्ट्स, इस ट्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, और जो फ्रॉग्स और अर्थवॉर्म है वो अपनी स्किन का यूज़ करते हैं, और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिसमें फ़िश है वो काय का यूज़ करती है, गिल्स का यूज़ करती है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब एनिमल्स के बाद क्या हम प्लांट्स की बात करते हैं, तो क्या प्लांट भी रेस्पिरेशन करते होंगे। हमने 6th क्लास में पढ़ा और इधर ही हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, क्योंकि वो रेस्पायर करते हैं। वो क्या करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, देते हैं, एक्सहेल करते हैं ना। हमने जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके वो लोग अपने आप को फूड देते हैं और फिर उसके थ्रू वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल। एज यू हैव लर्नड इन द क्लास 6, दे ऑल्सो टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट carbon dioxide in the cells. Oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water in the other organism. In plants, each part can independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. You have already learned in the chapter 1 that the leaves of the plants have a tiny pores called stomata for exchange of oxygen and carbon dioxide. Like all other living cells of the plants, the roots or cells also need oxygen to generate energy. Roots take up air from the air space present between the soil particles. Can you guess what happens if potted plants are overwatered? In this chapter, you learned that respiration is a vital biological process. All living organisms need to respire to get the energy needed for their survival. अब देखो मैंने अभी आपको बताया कि किस प्रकार से हमने उसमें पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं ना। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब जो प्लांट्स हैं उन्हें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फॉर देयर सर्वाइवल, है ना। आपने देखा होगा कि अगर आप कभी किसी प्लांट को ओवर वाटर कर देते हैं तो क्या हो जाता है, उसकी ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है और वो प्लांट क्या हो जाता है, डेड हो जाता है ना। आपने देखा होगा कि अगर जो कहीं पर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है तो जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो रुक जाता है रूट्स ऑफ द प्लांट में, और वो प्लांट क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। रूट्स और जो भी सॉइल पार्टिकल्स हैं वो सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन को गेन करते हैं और वो प्लांट्स तक पहुंच जाते हैं, है ना। In the cells ऑक्सीजन इज़ यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो प्लांट सेल्स हैं वो भी ऑक्सीजन को लेते हैं फॉर ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज और वो कन्वर्ट करते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, जैसा कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ठीक है।
और जो प्लांट्स के सारे पार्ट्स हैं उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। रूट्स, लीव्स, स्टेम, ब्रांचेस, एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट वो अपने आप से ही क्या ले लेते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ठीक है। द अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट्स, द रूट्स cells also need oxygen to generate energy. Roots takes up air from the air space present between the soil particles, और soil के अंदर जो air space रहता है वहाँ से roots अपनी ऑक्सीजन को ले लेते हैं। और अगर हम पानी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं किसी गमले में या बहुत ज़्यादा किसी स्पेस में पानी भर जाता है तो जो रूट्स हैं वो उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और वो प्लांट क्या हो जाता है, मर जाता है। अब ये जो चैप्टर था इसमें हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए रेस्पायर करना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी सांस को 1 मिनट से ज़्यादा या फिर मैं कहूँगी 50 सेकेंड और 40 सेकेंड से ज़्यादा हम नहीं रोक सकते, अगर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन को जीने के लिए। सो हमें अपने रेस्पिरेशन सिस्टम को हेल्दी बनाए रखना होगा। जितनी भी ये स्मोकिंग एंड दीज ऑल जो भी एक बैड हैबिट्स हैं इनसे हमें दूर रहना होगा, बिकॉज जो स्मोक करता है ये उसके ही रेस्पिरेशन सिस्टम को अफेक्ट नहीं करता, जो उसके आसपास रहते हैं उनके रेस्पिरेशन सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। सो कीप सेफ डिस्टेंस फ्रॉम दिस टाइप ऑफ पीपल एंड प्लीज़ स्टे हेल्दी एंड वेल्दी ऑब्वियसली, एंड पढ़ते रहिए। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आए तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कोई भी आपका डाउट हो या कोई भी आपका सजेशन हो तो प्लीज़ शेयर विथ मी। थैंक यू सो मच।